बहराइच और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती और सामाजिक रूप से संवेदनशील जिलों में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला 70 साल का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब देश की शीर्ष जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश एटीएस, प्रवर्तन निर्देशालय और आयकर विभाग ने इस व्यक्ति के खिलाफ जिस स्तर की जांच शुरू की है, उससे धीरे धीरे एक बड़े सुनियोजित और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खुलती जा रही हैं। ये धर्मांतरण, हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी एनजीओ और विदेशी फंडिंग के जरिए संचालित एक वैचारिक घुसपैठ का संगठित मॉडल है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर उनकी पहचान, आस्था और स्वतंत्रता तक को निगलने की साजिश रचता है। अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा ने शिजरा-ए-तैयबा नाम की किताब और अपने प्रवचनों के माध्यम से करीब 4000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करवाया है। इसमें 1500 से अधिक महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें विशेष रूप से टारगेट किया गया। ये महिलाएं या तो आर्थिक रूप से कमजोर थीं या फिर पारिवारिक सामाजिक दबावों के चलते भावनात्मक रूप से अस्थिर थीं। बाबा और उसके नेटवर्क ने इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया। छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा भी जांच के घेरे में हैं। वो न केवल बाबा को धर्मांतरण की रणनीतियां बताता था, बल्कि उसने लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण व्यवस्था बना रखी थी। इसके तहत लड़कों को ये सिखाया जाता था कि कैसे हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया जा सकता है। ये कोई अलग थलग सामाजिक घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से आयोजित मानसिक और सामाजिक शोषण था, जिसमें लड़की की निजता, आस्था और इस नेटवर्क की आर्थिक संरचना उतनी ही चौंकाने वाली है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार छांगुर बाबा और उसके साथियों ने 40 से अधिक फर्जी एनजीओ बनाई थी, जिनके नाम पर 100 से अधिक बैंक खातों का संचालन किया गया। इन खातों में अरब देशों, विशेषकर दुबई, ओमान, कतर और कुवैत से करोड़ों रुपए की फंडिंग आई। ये फंड भारतीय एफसीआरए कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए सीधे धर्मांतरण, प्रचार, निर्माण कार्यों और लोगों की खरीद फरोख्त में उपयोग हुआ। बाबा का एक और सहयोगी नवीन रोहरा भी इस हवाला चैनल की अहम कड़ी बन चुका है। दुबई से लौटने के बाद उसने बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में जमीनें खरीदी और बाद में यही संपत्तियां छांगुर बाबा और उसके अन्य साथियों के नाम ट्रांसफर की गई। नवीन के स्विस बैंक में खाता होने की भी पुष्टि हो चुकी है और इस काले धन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच अब इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी ही नहीं, बाबा ने बिना अनुमति के कई शहरों में अवैध निर्माण भी कराए। बलरामपुर में बनी उसकी आलीशान कोठी, जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उसे प्रशासन ने 30 घंटे की बड़ी कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया है। ये भवन केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि नेटवर्क का संचालन केंद्र था, जहां बैठकर रणनीति बनती थी, पैसा बढ़ता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और धर्मांतरण के कार्यक्रम तय किए जाते थे। जांच एजेंसियों ने बाबा के पास से बरामद मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सूत्रों के अनुसार इन उपकरणों में धर्मांतरण से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग, टारगेट लिस्ट, विदेशी फंडिंग के बैंक डिटेल्स और फर्जी एनजीओ की इंटरनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा पिछले 6 महीने के आयकर रिटर्न की भी पड़ताल की जा रही है। एटीएस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि जिन हजारों लोगों का धर्मांतरण हुआ, वो आज किस स्थिति में हैं और क्या उन्हें इस नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अधिकांश पीड़ित आज भी बाबा के खिलाफ बोलने से डरते हैं। ये डर उस पूरे गिरोह की आपराधिक संरचना और जमीनी पकड़ को उजागर करता है। अब जबकि बाबा के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसकी संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन देश को अब ये भी तय करना होगा कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है। क्या ये मामला केवल एक फर्जी बाबा की गिरफ्तारी से खत्म हो जाएगा, या फिर अब ये पूछने का समय आ गया है कि किसके संरक्षण में इतने सालों तक ये नेटवर्क पनपता रहा। कौन से राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थानीय चेहरे इसमें शामिल थे। क्या केवल बाबा को पकड़ने से वो विचारधारा भी नष्ट होगी जो समाज के भीतर असहिष्णुता और विभाजन बो रही है। सवाल अब सिर्फ छांगुर बाबा से नहीं, पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए और जवाब सिर्फ कानून नहीं, समाज, मीडिया, न्यायपालिका और जनता को भी देना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये केवल एक मामला बनकर फाइलों में दब जाएगा और देश की आत्मा पर लगा ये जख्म हमेशा रिश्ता रहेगा।